सो हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस हैं जो कि पावर शेयरिंग के चैप्टर में आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए मैं वो आज सारा क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि एनसीईआरटी में है पावर शेयरिंग का, और मैंने ऑलरेडी 1 घंटे में सारा लेक्चर पावर शेयरिंग का एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ा के रखा है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके उस चैप्टर को पूरा कवर करो। मैं 1 घंटे में पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया हूँ हर टॉपिक्स पावर शेयरिंग के एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी में है, जो कि तुमको अवश्य तुमको एकदम महत्वपूर्ण रहता है कि तुमको पता रहना ही चाहिए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि सीबीएसई मैक्सिमम टाइम इसी सब टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी तुम कमी ना छोड़ो, इसलिए मैं हर चीज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस अभी मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं और सोशल साइंस को कैसे कवर करना है, और अगर तुमको अभी तक नहीं पता है तो तुम जा करके उसके लिए वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी है कि हाउ टू कवर सोशल साइंस, ठीक है। तो उसमें सरप्राइज भी तुम लोगों के लिए है, तो तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो बहुत आराम से सारा क्वेश्चंस को अभी क्लियर करते हैं जो भी एनसीईआरटी में है, बहुत मजा आने वाला है। चलो चलते हैं, और इसी बहाने तुम लोगों का एक रिविजन भी हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस के सहारे जो टॉपिक्स कवर होते जाएंगे वो भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करते चला जाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हो, इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ मेन जो आंसर्स हैं उसको बताते जाऊंगा। तुम इसको एज ए नोट्स भी निकाल के लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कॉपी लेके बैठो, पेन निकाल लो और सारा लिखने बैठ जाओ, ठीक है, मेरे साथ साथ, और सारा पॉज करते जाना या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बैठ के लिख लेना सारा का आंसर, ठीक है। इसलिए मैं सब चीज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। देखो यहाँ पे जो मॉडर्न डेमोक्रेसी टर्म है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या होता है, आधुनिक लोकतंत्र, ठीक है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का कितने सारा फॉर्म्स है। तो तुम अगर मेरे साथ उस लेक्चर को देखे हुए होगे तो तुम्हें पता होगा, वो जो एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक था, द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, क्या क्या था, 4 फॉर्म्स था। तो उसी 4 फॉर्म्स को तुमको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई घबराने का बात नहीं है, आराम से हर चीज मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला देखो, तुम किस चीज के आधार पे पावर शेयरिंग के फॉर्म्स को डिस्क्राइब करोगे। तो देखो, पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, जो पावर शेयर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में होता है, सरकार के डिफरेंट ऑर्गन में जो पावर शेयर होता है उसको कहते हैं, तुम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पूछेगा अगर, तो तुम वहां पे लिखना द पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। दैट इज, वहां पे दैट इज जरूर मेंशन करना, या फिर सच दैट मेंशन करके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का टर्म जरूर वहां पे अटैच करना, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा स्टेटमेंट ये कंप्लीट नहीं होगा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का, ठीक है। तो फुल डिफिनेशन के लिए ये तुमको इतना लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो हो गया, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अगर पूछा तो ये लिख देना, नहीं तो जो जैसे डिस्क्राइब करने में पूछा है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को तुमको डिस्क्राइब करना है, तो वैसे तुम अभी डिस्क्राइब करते हुए चलो कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, सब एक दूसरे पे निगरानी रखते रहते हैं, ठीक है। सभी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे निगरानी रखता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे निगरानी रखता है, और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे निगरानी रखते रहता है। तो सबका एक दूसरे पे मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन है। ऐसा नहीं कि किसी भी एक ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर दे दिया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सभी को इक्वल पावर्स, मतलब अपने अपने अलग अलग प्लेस पे, अपने अपने अलग अलग जगह पे सबका अपना अलग पावर है, तो उसका एक लिमिटेड है उस पावर का, ठीक है। तो उस पावर का यूज करके जनता को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इसका वर्क है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, नो वन कैन एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे नो छूट गया है, ठीक है, नो वन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ठीक है। नो यहाँ पे छूट गया है तो ध्यान रखना, नो वन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन हैज इट्स ऑन पावर, यहाँ पे लिखा है ना, तो वही चीज तुमको भी समझा दी है, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी निकालो, लिखते बनो मेरे साथ, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या है पावर शेयरिंग का मेथड, तो डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे तुम्हारा पावर शेयर होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि जनरल लोकल गवर्नमेंट से सब नेशनल या रीजनल लेवल गवर्नमेंट में तुम्हारा पावर शेयर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, म्यूनिसिपल लेवल पे, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। तो इस सारे लेवल पे जब होगा, जनरल गवर्नमेंट से इंटायर कंट्री में जब तुम्हारा पावर शेयर होने लगेगा, तो इसको तुम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हो, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट का देखो यहाँ टर्म है, तो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट का यहाँ पे एक सिंपल डिफिनेशन है जो कि तुम याद रखना है कि दैट व्हेन पावर इज शेयरिंग फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट टू इंटायर द कंट्री, ठीक है, दैट इज फ्रॉम टू द सब नेशनल लेवल या फिर प्रोविंशियल लेवल या फिर लोकल गवर्नमेंट लेवल, ठीक है। तो उस पर अगर जब पावर शेयरिंग होगा तो उसको फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे कहा जाएगा, ठीक है। तो फेडरलिज्म में इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, समझ में आ गया ना। अब चलते हैं, सेकंड पार्ट भी हो गया कि पावर शेयर हो रहा है डिफरेंट लेवल पे, ठीक है। पहला पार्ट क्या था, पावर शेयर हो रहा था डिफरेंट ऑर्गन पे, ठीक है। अब चलो देखते हैं हमारा तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरा पार्ट में पावर शेयर हो रहा है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। देखो सोशल ग्रुप्स में तुम्हारा पावर शेयर हो रहा है तीसरा पार्ट में,
सोशल ग्रुप से मतलब क्या, सामाजिक लेवल पे, ठीक है, तुम्हारा पावर शेयर हो रहा है। मल्टी इथनिक, इथनिक मतलब क्या होता है, जातीय, ठीक है। इथनिक का अगर इंग्लिश डिफिनेशन पूछ देगा तो क्या लिखोगे, द सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। समझे कि नहीं, सारा चीज बताए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, कीवर्ड्स के साथ सारा चीज मैंने उस लेक्चर में, 1 घंटे के लेक्चर में हर चीज आराम से लाइन बाय लाइन हर चीज मैंने समझा के रखा है, ठीक है। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, तो याद रखना है ये सब चीज़, ठीक है। छोटा मोटा डिफिनेशन है तो पता रहना चाहिए। और हिंदी मीनिंग जाति होता है, ठीक है। तो मल्टी जाति है यहाँ पे, मतलब बहुत भिन्न अलग अलग जो जाति के लोग हैं, या फिर जो मुख्य जो ग्रुप के जो कमेटी के हेड होते हैं, उनमें पावर तुम्हारा शेयर किया गया है, ठीक है। चाहे वो लिंग्विस्टिक ग्रुप में हो या फिर रिलीजियस ग्रुप में, धार्मिक या लिंग्विस्टिक ग्रुप में तुम्हारा सोशल ग्रुप ये सब आता है, तो उसमें पावर शेयरिंग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। बेल्जियम का जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो गुड एग्जाम्पल है इस अरेंजमेंट का, ठीक है। सोशल ग्रुप में जो मतलब पावर शेयर हो रहा है, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है बेल्जियम का जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था, ठीक है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट भी होता है, ठीक है। कुछ कुछ देशों में कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक और लीगल अरेंजमेंट भी किया जाता है। और यहाँ ये सब सारा एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठा हुआ है। तुम लोग भी अगर मेरे साथ उस पूरे लेक्चर को देखे हुए होगे तो तुमको तुरंत सिमिलर लग रहा होगा, ठीक है, कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं, भैया सेम टू सेम यही चीज़ तो उस दिन भी बताए थे, तो तुमको हर चीज़ दिमाग में याद होते जा रहा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हर चीज़ दिमाग में मैं याद करवा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट में हो गया क्लियर कि सोशल ग्रुप में तुम्हारा पावर शेयर हो रहा है। अब देखो चौथा में पावर शेयर किसमें हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी राजनीतिक दल हैं इनके बीच पावर शेयर हो रहा है, ताकि और प्रेशर ग्रुप्स में हो रहा है और मूवमेंट्स में, ठीक है। अब बोलोगे भाई क्यों राजनीतिक दल में हो रहा है पावर शेयर, ताकि जो कंपटीशन का भावना है हर राजनीतिक दल के बीच में आ सके, ठीक है। पावर शेयर होगा तब ना वो हर हमेशा कोशिश करेगा कि जनता के लिए बेस्ट से बेस्ट स्कीम ला सकें, ठीक है। जितना बेस्ट स्कीम ला सकेगा दोस्तों, तुम ही बताओ, उतना ना जनता चाहेगा कि भाई इस पार्टी को हम लोग चूज करें। तो पार्टी को देख करके अपना लोग सोचता है कि भाई वो पार्टी अच्छा कर रहा है तो हम उससे अच्छा बेस्ट स्कीम लाएं। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। कंपटीशन जब बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पावर शेयरिंग का जो सिस्टम है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तब जनता को आराम से इलेक्ट करने में किसी को पार्टी को आसानी होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड द सिटीजन ए चूज टू चूज देयर रूलर्स। तुम आराम से, लोकतंत्र प्रोवाइड करता है लोगों को, आज़ादी देता है खुले में कि तुम अपने शासक को चूज कर सकते हो, ठीक है। दिस चॉइस इज प्रोवाइडेड बाय द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हुज कंटेस्ट इलेक्शन टू विन देम। वही चीज़ है, सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और यही कंपटीशन जो आता है पावर शेयरिंग की वजह से हर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ये साबित करता है कि ये जो लोकतंत्र देश में पावर शेयरिंग का सिस्टम है, वो जो संपूर्ण पावर है वो किसी एक राजनीतिक दल के हाथ में नहीं है, ठीक है। वो कभी भी तख्ता पलट जनता कर सकती है, ठीक है। कभी भी किसी भी पार्टी के हाथ में वो पावर जा सकता है। तो इससे ये चीज़ क्लियर होता है, ठीक। चौथा जो फॉर्म है पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग हो रहा है, इससे ये फायदा है कि कोई भी शासक के या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में हमेशा के लिए वो पावर नहीं हो सकता है, वो हमेशा बदलते रहता है, ठीक है, एक लोकतंत्र देश में। या फिर जो सरकार अच्छा कर रही है तो उसको जनता बार बार मौका भी देती है, ऐसा भी होता है। जो अभी प्रेजेंट में तुम देख सकते हो बीजेपी को दे रही है, तो जैसा भी हो, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल तुम एज ए रिसेंट लाइफ से भी कनेक्ट करके लिख सकते हो, ठीक है, रिसेंटली में जो घट रहा है तुम्हारे प्रेजेंट में, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, तुम्हारा क्या है, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन और वन मॉरल रीजन। तुमको मॉरल रीजन बताना है, प्रूडेंशियल रीजन बताना है, ठीक है। और पावर शेयरिंग का जो ये मेन रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन और वन मॉरल रीजन देना है, ठीक है। मॉरल मतलब क्या, नैतिक रीजन, ठीक है, नैतिक कारण बताना है। और प्रूडेंशियल मतलब जो तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ या फिर केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस, ठीक है। जो हानि और जो लाभ हो रहा है उसका जो कैलकुलेशन हो रहा है, केयरफुल ध्यानपूर्वक जो कैलकुलेशन हो रहा है हानि लाभ का, उसको कहेंगे प्रूडेंशियल रीजन। और नैतिक रीजन के बीच में तुमको एक एक डिफरेंस बता के बताना है कि पावर शेयरिंग कैसे हो रहा है एग्जाम्पल देकर के, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, एक बार रीड आउट कर लेना, बहुत ईजी है, ठीक है। हम ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, रीड आउट कर लो, सारा आंसर प्रोवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने बताया एनसीईआरटी में, डायरेक्ट वहीं से एनसीईआरटी का लाइन मैंने उठाया है, ठीक है। आंसर को क्रिएट किया है खुद से, मैंने सारा प्रिपेयर किया तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो आराम से तुम हर चीज़ लिखो बैठ करके, ठीक है। मैंने सोर्सेज को कलेक्ट करके अच्छे से प्रिपेयर किया है तुम लोगों के लिए, ठीक है, नोट्स। तो तुम एज ए नोट्स इसको तैयार कर सकते हो क्वेश्चंस के आंसर्स को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी है मॉरल और प्रूडेंशियल में से, और मॉरल का यहाँ लिखा हुआ है, देखो मॉरल रीजन पावर शेयरिंग इज ए वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। देखो एनसीईआरटी का लाइन है ये भी, ठीक है। ये मॉरल रीजन क्या होता है, स्पिरिट होता है लोकतंत्र देश का, ठीक है। और पीपुल हैव ए राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, ठीक है। कैसे सरकार चलाना है, लोगों को भी पता रहता है कि सरकार कैसे सरकार को चलाएगी, ठीक है। कोई भी रूलिंग पार्टी सरकार को कैसे चलाएगी, ये सारा चीज़ जनता को समझ में आते रहता है, ठीक है, मॉरल रीजन से। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल है मॉरल रीजन का, तो याद रखना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मॉरल रीजन, तो ध्यान में रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। अगर अभी नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बैठ के लिख लेना, या फिर से वीडियो देखते हुए पाउज करते हुए लिखते चलो, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को तुम लोग पढ़ने के बाद, पावर शेयरिंग जो तुम पढ़े चैप्टर, इसको पढ़ने के बाद 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन, 3 निष्कर्ष पे 3 स्टूडेंट ने अलग अलग अपना अपना मतलब सबका अलग अलग निष्कर्ष पे पहुंचा, ठीक है, कंक्लूजन पे पहुंचा। विच ऑफ दिस डू यू एग्री विथ एंड वाई। तो देखो अब एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम लोग में से ही मेरे कोई दोस्त, ठीक है, आए बोले भैया देखिए आपने तो ये चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, तो उस तुम तीनों में से उसका नाम है, एक का नाम है थॉमन, एक का नाम है मैथई, एक का नाम है ओसेफ, ठीक है। तो इन तीनों ने आकर के मेरे को बोला भैया आपने तो चैप्टर पढ़ा दिया, लेकिन अब हमको ये बताइए कि हम तीनों का जो राय है, ये कंक्लूजन जो निष्कर्ष हम लोग मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो निकाले हैं, तो हम लोग में से किसका कंक्लूजन सही है, ठीक है, और क्यों सही है उसका रीजन भी बताइए। तो देखो क्यों सही है, तो पहला देखते हैं पावर। थॉमन ने क्या बोला हमको, थॉमन ने बोला कि देखिए पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और इथनिक डिवीजन। तो देखो थॉमन ने बात सही बोला है, ठीक है, कि हाँ पावर शेयरिंग इन नेसेसरी है, जरूरत है, लेकिन ये तो सिर्फ तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ जो पावर शेयरिंग था उसका एक ही तुम्हारा पॉइंट बताए हो कि सोशल ग्रुप के बेसिस पे तुम पावर शेयर कर दोगे, ठीक है, और बाद बाकी कहाँ गया। ये जो नेसेसरी टर्म है, नेसेसरी मतलब हो गया क्या, वनली, वनली देखो यहाँ वनली लगा हुआ भी है, नेसेसरी वनली इन सोसाइटी, क्या सामाजिक तौर पे ही सिर्फ धार्मिक के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, इथनिक के जाति के बेसिस पे पावर शेयरिंग होना चाहिए, तो नहीं, सिर्फ सोशल डिवीजन के बेसिस पे नहीं हो सकता है पावर शेयरिंग। तो ये तुम्हारा कंक्लूजन गलत है, ठीक है, इसके लिए हम एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैथई ने अब हमसे पूछा कि पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिवीजन। देखो अब मेरे को ये पूछ रहा है क्या कि मैथई ने पूछा कि देखिए भैया हम जो पढ़े हमको ये लग रहा है ना कि पावर शेयरिंग सिर्फ सुटेबल है बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं जिसके पास रीजनल डिवीजन सब है, ठीक है, उनके लिए पावर शेयरिंग कंफर्टेबल है। तो नहीं, तुम सही नहीं बोल रहे हो मैथई, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भी ये जो आर्गूमेंट है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ बिग कंट्री के लिए पावर शेयरिंग कंफर्टेबल ऐसा कोई बात नहीं है। ये स्मॉल कंट्री या फिर कोई भी लोकतांत्रिक देश जो एक लोकतंत्र बनना चाहता है, गुड लोकतांत्रिक, ठीक है, गुड डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहता है, वहाँ पे पावर शेयरिंग अच्छे से रन कर सकता है, ठीक है, और उसको रन करने के लिए वो जो 4 फॉर्म्स था उसका होना कंपलसरी है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन रहने चाहिए, चाहे हमारे देश में लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में हो, चाहे दूसरे देश में किसी और फॉर्म में हो, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। तो उस चारों फॉर्म में होना चाहिए। तो ऐसा अगर रहेगा तभी वो बढ़िया से स्टेबल कर पाएगा पावर शेयरिंग को कोई भी लोकतंत्र देश में। तो लेकिन यहाँ पे बिग कंट्रीज का ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिग कंट्रीज ही सुटेबल कर पाएगा। तो ये भी तुम्हारा, इससे भी हम एग्री नहीं करते हैं। तो सेकंड पॉइंट भी तुम्हारा सही नहीं है। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, अब थर्ड उसे हमको आके बोलता है भैया अब हमको ये बताइए कि मेरा कैसा है, ठीक है। मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। तो देखो इसके कंक्लूजन से हमको थोड़ा सा खुशी महसूस हुआ कि हाँ चलो बच्चा ध्यान से पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ये जो कंक्लूजन निकाला ना, ये मोटा मोटी सही कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। इसको परफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये मतलब परफेक्ट से थोड़ा सा एक लेवल कम होता है ना, वो मतलब अपने समझदारी के हिसाब से सही बात बोला है क्या, कि हर सोसाइटीज़ में आवश्यकता होती है पावर शेयरिंग की, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी में सोशल डिवीजन, सामाजिक डिवीजन हो या ना हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, इथनिक लेवल पे डिवीजन हो या ना हो, क्योंकि इथनिक का मतलब क्या होता है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, तो ये सब हो ना हो, लेकिन पावर शेयरिंग होना चाहिए हर सोसाइटीज़ में। तो ये चीज़ वो दिमाग सही लगाया, तो मोटा मोटी सही है ये, ठीक है, आर्गूमेंट हम इससे एग्री करते हैं। तो एग्री क्यों करते हैं, जो हम तुमको ये बताए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार रीड आउट कर लो, ठीक है, रीजन में, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेल्जियम में, ठीक है, एक ब्रुसेल्स के नज़दीक में एक टाउन है जिसका नाम है मर्स्टेम, ठीक है, वहाँ का मेयर हैज़ डिफेंडेड ए बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन्स स्कूल। मतलब वहाँ के जितने भी स्कूल्स थे टाउन्स में, ठीक है, मर्स्टेम जो टाउन है, वहाँ के टाउन में जितने भी स्कूल्स थे, वहाँ के स्कूल्स में जो भी मतलब जो मेयर था उसको फ्रेंच बोलने से बैन कर दिया गया था, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब हुआ, ही सेड दैट द बैन वुड हेल्प ऑल नॉन डच स्पीकर्स इंटीग्रेट इन दिस फ्लेमिश टाउन। तो उसका कहना हुआ कि क्या ये बैन करने से कोई फ़ायदा वगैरह हो गया क्या, हाँ, कि तुम्हारा जो फ्लेमिश टाउन है वो तुम्हारा मतलब आगे बढ़ जाए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ये एक आर्गूमेंट दिया, ठीक है। तो ये चीज़ अब हमको कह रहा है, डू यू थिंक दैट दिस मेजर इज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो जो बेल्जियम का जो शेयरिंग पावर अरेंजमेंट था, ठीक है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था, तो क्या ये जो मेजर्स हैं उनको उपाय हैं, ये क्या उपाय सही रहा कि फ्रेंच को बंद कर दिया गया वहाँ पे। तो इसका अब आंसर तुमको लिखना है। बात को समझ में आया, क्वेश्चन 50 वर्ड्स में लिखना है। तो तुम क्या एग्री करते हो, तुम अपना रीजन खुद का बताओ, ठीक है, तुम क्या सोचते हो इस चीज़ से। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल दाउ मर्स्टेन लाइज इन द फ्लेमिश रीजन ऑफ द बेल्जियम। मर्स्टेन के जो टाउन स्कूल में फ्रेंच की स्पीकिंग लैंग्वेज पे रोक लगा दिया गया है, ये अच्छा नहीं है। ये जो बेल्जियम का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है इसका ये बैड एग्जाम्पल है, ठीक है।
इससे कोई ग्रोथ नहीं होगा उस टाउन का, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है द इम्पोजिशन ऑफ द विल ऑफ मेजोरिटी ऑन द माइनॉरिटी, मतलब मेजोरिटी का माइनॉरिटी पर जीत होने का ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। द बैन रेदर मेक्स द ग्राउंड फॉर सिविक स्ट्राइफी एंड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कम्युनिटी ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स, ठीक है। तो ये जो बैन किया गया है, हो सकता है कि आगे चल करके ऐसा ना हो कि जो कम्युनिटीज़ वहाँ के हैं वहाँ पे संभवतः डिवीजन हो जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पे या कम्युनिटी के बेसिस पे, ठीक है। इट मे रिजल्ट इन स्ट्रेन्ड रिलेशन बिटवीन फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी, और इस वजह से ऐसा ना हो कि जो रिलेशन है, जो संबंध है फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक है, वो खराब हो जाए और ओवर हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। तो यही चीज़ तुम्हें को बताना था, तो वही चीज़ इतना लिखा हुआ है, ठीक है, कि तुम उस क्वेश्चन से क्या समझे, ठीक है, और उस क्वेश्चन से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और किस चीज़ का एग्जाम्पल दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ जो 3 लाइन है ना, देखो ये जो 3 लाइन है, ये 3 लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर फॉर द बैन ऑन द स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन स्कूल, ठीक है, से लेकर के ये माइनॉरिटी तक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मोटा मोटी मान कर रखो कि देयर फॉर के बाद से लेकर लास्ट तक तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार और रीड आउट करो, और जो बोले हैं उसको ध्यान से फिर से एक बार, नहीं समझ आया तो थोड़ा स्किप करो, बैक स्किप करके तुम थोड़ा सा फिर से सुनो, ठीक है, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलो 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं, ठीक है, सिर्फ एक स्टोरी दे दिया गया है महात्मा गांधी से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें कि उसने बताना है तुमको कि प्रूडेंशियल रीजन इसमें से तुमको छांट के निकालना है, ठीक है, कि प्रूडेंशियल रीजन क्या निकल सकता है। प्रूडेंशियल रीजन का तुमको मेन मीनिंग पहले पता है क्या हो सकता है, कि केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। तो ये जो प्रूडेंशियल रीजन तुमको बताना है, इस पैसेज जो दिया हुआ है, जो पैसेज जो गिवन है इतना लंबा चौड़ा, इसको एक बार रीड आउट करो। लोकतंत्र देश से रिलेटेड एक महात्मा गांधी का एक मैसेज और एक पैसेज है, ठीक है, तो उसको तुम पढ़ो, और उसके बाद इसका आंसर देखो। जो प्रूडेंशियल रीजन निकला है, मतलब जो केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ लॉसेज एंड गेन का जो सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन करना रहता है, तो ये जो पैसेज से तुमको क्या प्रूडेंशियल रीजन निकला, ठीक है, तो यही चीज कह रहा है, पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन। तो सिर्फ एक निकालने के लिए कहा है, लेकिन हम तुमको 3 प्रूडेंशियल रीजन निकाल के दे दिए हैं। देखो पहला क्या है, रिड्यूसिंग करप्शन। पहला ये चीज कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद तुमको पता चलेगा कि करप्शन को घटाया जा सकता है, ठीक है, बाय गिविंग पावर इन द हैंड ऑफ द पीपुल एंड दस मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिसीजन। मतलब समझ में आ रहा है, इस पैराग्राफ को समझने के बाद तुमको यह पता चलेगा कि भाई करप्शन को घटाया जा सकता है, लोगों को, जनता को ही पावर दे दो हाथ में, भाई तुमको जो करना है करो, कुछ करोगे तो अपना जिम्मेदारी खुद लेना, ठीक है। जैसे कि एफिडेविट तुम साइन करते हो ना, एफिडेविट जो एक टर्म है सिविक्स में, ठीक है, तो एफिडेविट जो एक पॉलिटिकल पार्टीज में तुम्हारा टर्म है, तो एफिडेविट का मतलब क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट विच इज अंडरसाइंड बाय कैंडिडेट। तो तुम अंडरसाइन उसमें करते हो ना कि भाई देख लीजिए हम जो एफिडेविट दे रहे हैं बना करके, एक तरह का डिक्लेरेशन होता है कि मेरा जितना भी दस्तावेज है, जितना भी कागज पत्र है, ठीक है, वो सब मेरा शुद्ध है और उसमें कोई तरह का कोई भी इलीगल प्रक्रिया से हम कुछ नहीं किए। नहीं तो अगर बाद में पता चला कि भाई हम कुछ किए तो भाई सबका जिम्मेदार हम खुद होंगे, ठीक है। तो इस वजह से उसी को कहते हैं एफिडेविट। तो वही चीज़ यहाँ पे तुम कंसेप्ट को लाओ, वही कंसेप्ट को यहाँ मैच करो कि भाई जब पावर तुमको जनता के हाथ में आ जाएगा कि भाई देख लीजिए सरकार बोल दिया कि ठीक है सारा पावर तुम्हारे हाथ में, ठीक है, कि तुमको अगर करप्शन करना है तो करो, ठीक है, जितना करना है करो, लेकिन सुन लो अगर करोगे तो अपना जिम्मेदारी खुद लेना, ठीक है। अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर आदमी करप्शन ही नहीं करेगा, इससे करप्शन का रेट घट जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। जो इफिशियंसी है, जो गति है, ठीक है, प्रशासनिक का, ठीक है, प्रशासन के जो कार्य का गति है उसको बढ़ाने के लिए वो फोर्स अप्लाई करना, ठीक है, बाय डेलीगेटिंग द डिसीजन मेकिंग फंक्शन टू द पीपल अफेक्टेड बाय इट। मतलब जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है लोकतंत्र देश में, ठीक है, हमारे ही देश में लोकतंत्र देश जो भारत है, हमारे देश में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कितना टाइम टेकिंग है, ठीक है। कोई भी डिसीजन होता है तो भाई इतना समय लग जाता है, चाहे वो कोई केसेस हो या फिर कोई कोर्ट में केस चल रहा हो या फिर कोई मैटर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो सरकार को, तो बस सारे चीज में क्या दिक्कत होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो इस चीज के लिए एफिशिएंसी अपना दिखाना पड़ेगा सरकार को, प्रशासनिक कार्य अच्छे से करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग को फास्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि पब्लिक पे इफेक्ट पड़े, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई पब्लिक भी वैल्यू नहीं दे रहा है, 5 साल में ले आए कोई नियम, लोग बोल रहे हैं भाई क्या ही करेंगे ऐसा करके, ठीक है। ऐसा डिसीजन लाओ जिससे कि तुरंत इंपैक्ट पड़े, ठीक है। कुछ जैसे कि अभी बेस्ट एग्जांपल है, रिसेंटली नोटबंदी कर दिया गया, फॉर करप्शन रिलेटेड से एक जो डिसीजन पास किया गया नोटबंदी का, तो ये बेस्ट था, ठीक है। एज एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अपने ओपिनियन, मेरा ये व्यू है, ठीक है, और मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं जा रहा, लेकिन ये मेरा व्यू है कि वो एक अच्छा था डिसीजन। तो उस डिसीजन से लोगों को इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, तुरंत लोगों ने डिसीजन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, और उससे फेस करके उन्होंने उससे बाहर निकलने का कोशिश भी किया, ठीक है। तो यही चीज़ होना चाहिए। और क्या कह रहा है तीसरा में, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। और जो सिस्टम है पूरा, जो प्रोसेस का जो होता है, सिनेरियो चलते रहता है, तो उसको कहते हैं सिस्टम, ठीक है, कि मेरा फाइल उसके पास गया, उसके पास उसका फाइल फिर उसके पास गया, मतलब ऐसे ऐसे पूरा फाइल लटकाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सिस्टम है उसको बहुत तेज गति से, तेज गति नहीं तो कम से कम मीडियम से थोड़ा एवरेज से थोड़ा ऊपर उठ के अपना कार्य को
करना चाहिए, ठीक है, एफिशिएंसी लाना चाहिए और इंप्रूव करना चाहिए अपने वर्क में, ठीक है, वर्किंग सिस्टम में, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मिडिल मैन एंड ट्रांसफरिंग द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन टू द पीपुल कंसर्न थ्रू पंचायत। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है, इसको तुम जरूर लिखना, क्योंकि अगर ऊपर का 2 पॉइंट तुमको याद रहेगा अभी तो तीसरा पॉइंट तुम कोरिलेट करके लिख दोगे। तो इसको तुम पहले क्वेश्चन से एक बार जरूर रीड आउट करो, ठीक है, बहुत ईजी है, एक बार रीड आउट करोगे तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं लेक्चर बड़ा करना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं उसको रीड नहीं कर रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार क्वेश्चन तुम तुरंत अभी रीड आउट करो, आंसर यहाँ गिवन है, ठीक है, मैंने समझा भी दिया है। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन में तुमको क्या कह रहा है कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग, ठीक है। देखो यूजुअली देखा गया है कि ना बहुत मतलब फेवर में, मतलब पक्ष में या फिर विपक्ष या फिर अगेंस्ट में, ठीक है, पावर शेयरिंग के अगेंस्ट में और पावर शेयरिंग के फेवर में, पक्ष और विपक्ष, अगेंस्ट विरोध में, ठीक है, बहुत बार आर्गूमेंट्स दिया गया है, ठीक है, बहुत सारे आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, तर्क वितर्क चलते रहते हैं अगेंस्ट में, विरुद्ध में या फिर पक्ष में। तो यहाँ पे तुमको 7 ऑप्शन दिया हुआ है, गिवन है पावर शेयरिंग का, जो कि मिक्सअप है, ठीक है, इसमें से कोई अगेंस्ट में बोला हुआ है और कोई फेवर में बोला हुआ है। तो तुमको क्या करना है, इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा फेवर में है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फेवर में कौन सा है, उसको सेलेक्ट करना है, तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो तुम जैसे ही लाइन पढ़ोगे तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा फेवर में है, कौन सा फेवर में नहीं है, ठीक है, कोई घबराने का बात नहीं है। पहला देखो क्या है तुम्हारा, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज। तो हाँ सही बात है, रिड्यूस करता है, जो कन्फ्लिक्शन होते रहता है डिफरेंट कम्युनिटीज में, पावर शेयरिंग करने के बाद ये बहुत हद तक कमता है, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, डिक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेरीज, ठीक है, तो हाँ इसको भी डिक्रीज घटाता है, जो पॉसिबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेरीज है इसको भी घटाता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट सही है। तीसरा देखो क्या कह रहा है, डिलेज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो भाई ये तुम्हारा क्या है, अगेंस्ट है, ठीक है, ये अगेंस्ट है, ये दोनों फेवर में था, और ये जो तुम्हारा डाइवर्सिटीज है ये तुम्हारा फिर फेवर में है, ठीक है, ये क्या है, फेवर में है कि डाइवर्सिटीज विभिन्नताओं को एकोमोडेट करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट भी हो गया। और पांचवा क्या कह रहा है, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी एंड डिविजननेसेस, ठीक है, जो इनस्टेबिलिटी है, ठीक है, और डिविजननेसेस जो देखा जा रहा है आमतौर पे उसके बढ़ोतरी में, ये क्या है तुम्हारा अगेंस्ट में बोला जा रहा है, तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रमोट्स पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। तो हाँ ये सही है कि लोगों का भागीदारी बढ़ते जा रहा है पावर शेयरिंग करने के बाद, ठीक है, लोग अपने आप को भी सोच रहे हैं कि हाँ हमको जुड़ना चाहिए सरकार के साथ, सरकार के डिसीजन मेकिंग में भी साथ देना चाहिए, ठीक है। तो अपनी आवाज़ को भी उठाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सरकार कोई गलत डिसीजन ले ले, ठीक है। तो हर चीज़ में सरकार के अगेंस्ट भी जाना है, अगर सरकार गलत कर रही है तो, सरकार अगर सही कर रही है तो सरकार के फेवर में भी जाना है। तो ऐसे कैसे जाएगा, लोग पार्टिसिपेट करके जाएगा, एक गुड सिटीजनशिप का रोल निभाएगा, ठीक है, तब उसके बाद जाकर के इस चीज़ का पालन कर सकता है, ठीक है ना। अब देखो जी नंबर में क्या कह रहा है तुम्हारा, अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ कंट्री। तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्या एकता, देश के एकता को अंडरमाइंस करता है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट में जो जा रहा है उसको नहीं लिखना है। और एक ऑप्शन छूट गया था, डिलेज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये तुम्हारा, ये भी अगेंस्ट में है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ए बी डी एफ तुम्हारा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान में रखना, सारा चीज़ समझा दिए हैं। अब क्यों, जो जो तुमको अभी समझाए, ठीक है, उसको एग्जाम्पल लेकर के बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आर्गूमेंट्स जो फेवर में हैं उनका रीजंस दिया हुआ है, ठीक है। तुम अगर एक बार पढ़ना चाहते हो, मैं इसलिए दे दिया हूँ रीजन, क्योंकि अगर तुमसे कोई स्कूल्स में पूछ दे खड़ा होकर के भाई ये ऑप्शन इसका होगा तो क्यों होगा, तो इसको एक बार पढ़ो। क्यों पढ़ो, देखो हर के बारे में लिखा हुआ है, रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज, फिर उसके बाद डिक्रीज पॉसिबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेरीज, अकोमोडेट डाइवर्सिटीज, प्रमोट पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, सबके बारे में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल सही। तो ठीक है, इसको तुम एक बार पढ़ो ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे, ठीक है। और जो मैंने बताया उसको भी ध्यान में रखो, ठीक है, जो हिंदी में जो मैंने अभी बोला उसको दिमाग में एकदम अटकाते जाओ, ठीक है, एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग। इसमें से जितना भी कुछ मतलब पॉइंट है, ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट तुमको दिया हुआ है, इसमें से तुमको कंसीडर करना है कि और अरेंज करना है, ठीक है, कंसीडर करके अरेंज करना है कि पावर शेयरिंग का कौन सा इसमें से है जो बेल्जियम और श्रीलंका का है, ठीक है। तो इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राई टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, हाँ ये भी सही है। इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट साउथ टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग मेजोरिटी, हाँ ये भी था। मैं अभी इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि लेक्चर बड़ा ना होने, तो तुम जाकर के तुरंत अभी देखो उस वीडियो को जिसमें मैंने पहला ही टॉपिक में जब इथनिक कंपोजिशन में बता रहा था श्रीलंका और बेल्जियम का, तो उसमें तुम जाकर देख सकते हो, हर चीज़ में बता के रखा हूँ, ठीक है। अब देखो, द तमिल एंड श्रीलंका डिमांडेड ए फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब, सही बात है, जॉब और एजुकेशन में और कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और हक पाने के लिए एजुकेशन और जॉब में सेम अपॉर्चुनिटी, सेम मौका को पाने के लिए जो तुमको सिंहालाज को दिया जा रहा था वही तमिल्स को भी चाहिए था, इसके लिए भी उन लोगों ने आवाज़ उठाया था, तो ये भी सही है पॉइंट। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू ए फेडरल वन प्रिवेंटेड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन।
तो ये भी सही है, ठीक है। जो ट्रांसफर हो गया बेल्जियम का फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल वन, इट प्रिवेंटेड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन पे, ये संभवतः डिवीजन हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। तो ऑप्शन ए बी सी डी सारा सही है, ठीक है। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्यों सही है ABCDs, तो उसका रीजन यहाँ पे मैंने दे के रखा है, तो उसको तुम पढ़ लेना है। ऐसा नहीं बोलना कि भैया ने तो हमको रीजन ही नहीं बताया, एक बार रीड आउट करो, पूरा रीजन गिवन है। और अगर रीड आउट नहीं करना चाहते हो तो हिंदी में पूरा मैंने इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका का बता के रखा है, फिर एकोमोडेशन भी बताया है, ठीक है, बेल्जियम का, फिर मेडिटेरेनिज्म भी बताया है श्रीलंका का, ठीक है, हर चीज़ जाके देख सकते हो, ठीक ना। मैच द फॉलोइंग में अब चलते हैं, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 है। मैच द फॉलोइंग बहुत ईजी है तुम्हारा, ठीक है, एकदम। तुम जो 4 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े, ठीक है, जो पावर शेयरिंग का जो 4 फॉर्म्स था उसी से रिलेटेड तुम्हारा ये चीज़ है, ठीक है। कौन किसको क्या कहते हैं, बस ये चीज़ मैच करना है, ठीक है। देखो कि पहला क्या कह रहा है, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स टू ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो जो पावर शेयरिंग हो रहा था डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, किसमें हो रहा था ये चीज़, तुम्हारा सेकंड नंबर सेपरेशन ऑफ पावर हो रहा था, क्योंकि ये चीज़ सेपरेट हो रहा था ना पावर। ऐसा नहीं कि एक ही को जाके अनलिमिटेड पावर दे दिया, भाई तुम ही लो लेजिस्लेचर, लो तुम ही पूरा भारत चलाओ, ऐसा नहीं किया। ये तो जुडिशरी को भी ट्रांसफर किया पावर, फिर उसके बाद लेजिस्लेचर को भी ट्रांसफर किया, और फिर एग्जीक्यूटिव को भी किया, और सब एक दूसरे पे निगरानी रखते रहते हैं, नजर एकदम रखे रहते हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान रखते रहना, ठीक है। पावर शेयरिंग अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल पे हुआ पावर शेयरिंग, तो ये कहाँ पे मैच करेगा, ये तुम्हारा मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। जब तुम अभी बताए तुमको जो, उसमें भी ये चीज़ डिफिनेशन था फेडरल गवर्नमेंट का, कि जब पावर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होता है, ठीक है, तब उसके बाद उसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो ये चीज़ बहुत ईजी था। पावर शेयरिंग बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो देखो डिफरेंट सोशल ग्रुप में जो हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल भी था उसका बेल्जियम था, याद करो, सोशल ग्रुप का बेल्जियम का बेस्ट एग्जाम्पल, जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट एज ए सोशल ग्रुप के बेसिस पे किया था। पावर शेयरिंग बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पावर शेयरिंग हो रहा था 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल में, ठीक है। तो वो जो चौथा तुम्हारा फॉर्म्स था, इसको क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का ये शॉर्ट टर्म डिफिनेशन हो गया, ठीक है। या फिर कोलिशन गवर्नमेंट तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन मोर देन 2 पार्टीज आर कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म पार्टीज फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। देखो जब 2 से अधिक पार्टीज आते हैं, साथ मिलते हैं, ठीक है, और साथ मिल करके मेजोरिटी का जो क्राइटेरिया है उसको पार करते हैं और फिर सरकार चलाते हैं, उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। इसको ध्यान में रखना, ठीक ना। यही था तुम्हारा मैच द फॉलोइंग सारा। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर्स यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे तुमको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है AB, इसमें से बताना है कि कौन सा तुम्हारा सही है, कौन सा गलत है, जो कोड्स ABCD दिया हुआ है, ठीक है। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, सही बात है, ये ट्रू है, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, तो हाँ, सोशल ग्रुप सामाजिक जो डिवीजन है उसको घटाता है बहुत हद तक पावर शेयरिंग, ठीक है। तो इस चीज़ का तुमको ध्यान में रखना है आराम से, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये भी ट्रू हो गया, एकदम कितना ईजी था। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में CBSE के, बस तुमको बहुत सारे क्वेश्चन से सिमिलर होना पड़ेगा, ठीक है, फैमिलियर होना पड़ेगा, सॉरी सिमिलर नहीं फैमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है। तो फैमिलियर जब होगे तो तुम्हें पता रहेगा कि कहाँ पे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे क्या लिखना है। इसलिए मैं इतने क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ कि क्वेश्चंस के थ्रू हर टॉपिक्स को समझो, ठीक है। दिस इज अ मेन क्राइटेरिया। तुमको अगर 98-95 मार्क्स सिक्योर करना है गारंटेड, तो तुमको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। और साहिल भैया इज देयर फॉर यू, और साहिल भैया तुम्हें कराएंगे और घोर के पिलवा के रहेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, और मैं इस चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को, मेरे बताए हुए हर चीज़ को फॉलो करोगे, सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में, और मैं साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन सोशल साइंस से रिलेटेड तुम्हारे साहिल भैया हैं, ठीक है, हर चीज़ तुमको करवा के देने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ कि तुम 95% 100% रहेगा कि तुम ला रहे हो एग्जामिनेशन में 2025 के बोर्ड में, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें से कौन सा ट्रू और फॉल्स था, तो तुम्हारा पहला तो A is true, B is false, नहीं भाई डायरेक्ट है कि दोनों ट्रू है, तो बोथ A एंड B आर ट्रू, ऑप्शन B हमारा सही हो जाएगा, ये A C D गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों दोनों ऑप्शन सही है, उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है सारा। देखो जितना भी टिक लगाया हुआ था उसका रीजन भी मैंने दे के रखा है। ऐसा नहीं बोलना कि भैया ने तो रीजन ही नहीं दिया, आप कैसे समझेंगे, तो ऐसा नहीं है, मैंने हर चीज़ दे के रखा है। तुम एक बार रीड आउट करो और लिखो, ठीक है। लिखने का प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं डरा रहा नहीं हूँ, अभी से प्रैक्टिस रहेगा तो तुम 32 पेज का जब क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन में तो तुम डरोगे नहीं लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन आराम से तुमको लिखना पड़ेगा, अभी से प्रैक्टिस रहेगा तो आराम से तुम्हारा एग्जामिनेशन निकल जाने वाला है, इस चीज़ का गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो लिखो, लिखने का कोशिश करो। लोग सोचते हैं एग्जामिनेशन के टाइम भाई SST तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, SST से निकल भी जाएगा। ऐसा तुम्हारे साहिल भैया के पास स्ट्रेटेजी है कि तुम 1 महीना पढ़ के भी अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर लोगे। लेकिन क्या इसका मतलब क्या है, तुम सब्जेक्ट को छोड़ दोगे, नहीं ना, सब्जेक्ट को लेके चलो और साइंस मैथ पे भी ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए मैंने तुम्हें बहुत बोला मिनिमम टाइम देने के लिए, 1 सप्ताह में कम से कम बस 3 घंटा दो, 1 सप्ताह में 3 घंटा। ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास बच रहा है तो तुम 4 घंटा भी दे सकते हो। अगर 4 घंटा दे रहे हो तो तुम महीना में सिर्फ 16 घंटा दे रहे हो, ठीक है, और 3 घंटा दे रहे हो तो सिर्फ तुम महीना में 12 घंटा दे रहे हो।
तो 12 घंटा तुम महीना में दो यार SST को, और क्या तकलीफ है। और हर वीक अगर तुम 3 घंटा दे रहे हो तो उस 3 घंटे में कोशिश करो कि मैं सारा चैप्टर, एक चैप्टर मैं कम से कम खत्म करूँ, ठीक है। क्यों नहीं खत्म होगा, साहिल भैया का एक लेक्चर 1 घंटा का या 1 घंटा 10 मिनट का रहेगा, उसको देख लेंगे, सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चंस रहेंगे 30-40 मिनट के NCERT के, उसको देख लेंगे, वो खत्म हो गया दूसरा दिन। और 1 घंटा और जो बच रहा है उसमें तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑलरेडी जो मैंने प्रोवाइड करके रखा है उसको तुम जाकर देख लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना, हो गया। तो और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा जब, तो उस टाइम उसको करना, बस हो गया, इतना ही तो करना है बस। तो यही था तुम्हारा जितना भी NCERT का सारा क्वेश्चंस है, मैंने करवा दिया ताकि तुमको कहीं भी भटकना ना पड़े, ठीक है। सारा आंसर्स तुम लोगों को जरूरी रहता है, मेरे टाइम भी हमको भी जरूरी रहता था, तो मैंने इसलिए हर चीज़ तुम्हारे लिए भी लेके आया है, ठीक है। तो बच्चों, अगर तुमको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो अपने साहिल भैया को सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, मुझे मोटिवेटेड रखो, हर चीज़ तुम्हें रेगुलर प्रोवाइडेड मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ मैं। और तुम्हें हर चीज़ अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइडेड मिलेगा, ठीक ना। सरप्राइज भी तुम्हारे लिए मैंने ला के रखा था, हाउ टू कवर सोशल साइंस के वीडियो में, तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। और जाके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का बेल नोटिफिकेशन पहले मिल सके, ठीक है, सबसे पहले मिल सके। और बच्चों के बीच जा करके शेयर करो हमारे वीडियोज़ को, सपोर्ट दिखाओ, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो, ठीक है, और सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है।